Hi students, welcome back to my channel Competition Breaker. Let's continue with the next chapter of GST and that is levy and collection of GST. So हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टैक्स। टैक्स तो मतलब एक चार्ज है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है और सप्लायर्स पर। और क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस वो टैक्स है जो कि अप्लाइड है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे या दोनों पे। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट जब से मतलब टैक्स अब एप्लीकेबल हो गया, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, तो उसको हम टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। टैक्सेबल इवेंट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 366, तो टैक्सेबल इवेंट का जो मतलब है वो सेम ही है। अंडर अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। जो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जीएसटी के लिए वो आर्टिकल 366(12)(a) के अंडर ही डिफाइंड है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आर्टिकल के नेम से आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे भी जो एक्सेप्शंस हैं जैसे कि अल्कोहलिक लीजर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये एक्सक्लूडेड है। फिर अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई। मेन टू टाइप्स ऑफ सप्लाई होते हैं, जो एक पहला है इंटर स्टेट सप्लाई एंड दूसरा है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई वो सप्लाईज हैं जो कि विद इन आउटसाइड द स्टेट्स हो रहा है, मतलब बिटवीन बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, बिटवीन टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़, या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी के बीच में हो रहा है। इसमें जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, तो वो इंक्लूडेड होगा। इसमें जो टाइप ऑफ जीएसटी लगता है वो आईजीएसटी होता है। आईजीएसटी एक्ट में जो डिफ़ाइन है कि आईजीएसटी का रेट है वो मोर देन 40% नहीं हो सकता है। करेंटली जो हाईएस्ट रेट ऑफ आईजीएसटी रेट है हमारे इंडिया में वो 28% है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाईज़ वो सप्लाईज़ हैं जो कि सेम स्टेट में सेम यूनियन टेरिटरी में प्लेस हो रहे हैं, मतलब हो रहे हैं। इस पे जो जीएसटी लग रहा होता है वो सीजीएसटी लग रहा होता है, एसजीएसटी लग रहा होता है। सीजीएसटी कलेक्ट कर रहा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी कलेक्ट कर रहा होता या क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और यूनियन टेरिटरी वाले केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होती है। ये डुअल जीएसटी मॉडल पे बेस्ड है। इसमें एक्सेप्शंस हैं। कोई भी मतलब सप्लाई हो रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कि विद इन स्टेट है तो नहीं हो, मतलब वो इसमें इसके अंडर नहीं ट्रीट किया जाएगा। सप्लाईज चाहे विद इन स्टेट हो रहे हों, लेकिन ये जो तीनों केसेस हैं उन पे इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं लग रहा होता है। सेकेंड है कि कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में लेकिन कस्टम्स फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया है उसको भी क्रॉस नहीं किया है। फिर सप्लाई मेड टू द टूरिस्ट, कोई भी सप्लाई जो कि टूरिस्ट को किया जा रहा है तो एज़ पर द सेक्शन 15 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ये इसको मतलब ये एग्जेम्प्टेड है इंट्रा स्टेट केस वाले केस में। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय इंट्रा स्टेट सप्लाईज के हैं। इंट्रा सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वरुण ऑफ यूपी टू मिस्टर राम ऑफ यूपी, इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा क्योंकि यूपी से है। ये जो स्टेट है यूपी है तो यूपी जीएसटी लग रहा होगा। रमेश ऑफ मुंबई प्रोवाइडेड सर्विसेज टू भूषण ऑफ पुणे, तो यहाँ पे भी बात मतलब सेम स्टेट की हो रही है तो इस पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ये सारे एग्जांपल्स भी सेम ही हैं, मतलब बस स्टेट्स के नाम अलग हैं, आप एक बार देख लो। हाँ, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी वाले केस में हम देख लेते हैं एक बार। अभिजीत ऑफ दिल्ली सेंड गुड्स टू राजीव ऑफ दिल्ली, तो ये एक यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी यहाँ पे तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो एसजीएसटी वाला केस है उसकी जगह एसजीएसटी की जगह पे यूटीजीएसटी लगेगा। फिर हम देखते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म का एक इलस्ट्रेशन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म पहले समझते हैं क्या है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म वो मैकेनिज़्म है जिसमें सेलर कंज्यूमर से रिसिपिएंट से पहले टैक्स कलेक्ट करता है फिर गवर्नमेंट को पे करता है, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म। फिर उसमें देखते हैं क्वेश्चन। मनीष है मनीष अ गुड सप्लायर अंडर दी रेगुलर जीएसटी स्कीम। रेगुलर जीएसटी स्कीम का मतलब है कि जो टैक्स रेट्स रेगुलर टैक्स स्कीम है, यानी कि कॉम्पोजिशन वाले केस में एक हमारा एक स्कीम होता है कॉम्पोजिशन स्कीम, उसके केस में नहीं, अंडर सेक्शन 10 वो डिफाइंड है, हम आगे देखेंगे उसके बारे में।
ही हैज़ मेड फॉलोइंग टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज। इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है 8 लाख रुपीज़ का, इंटर स्टेट सप्लाई किया है 3 लाख रुपीज़ का। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जीएसटी का रेट, वो CGST दिया है 9%, SGST दिया है 9%, IGST दिया है 18% रुपीज़, 18% रेट दिया है। तो जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है 8 लाख रुपीज़ का, उसमें 9% लगेगा। 9% CGST पे लगेगा और 9% SGST पे लगेगा। 72,000 CGST का अमाउंट आएगा और SGST का भी 72,000 रुपीज़ आएगा। लेकिन जो इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है विद इन बिटवीन टू स्टेट्स जो हो रहा है 3 लाख रुपीज़ का, उस पर IGST लगेगा एग्रीगेट ऑफ CGST एंड SGST। इन केस कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सिर्फ IGST दे दिया, CGST SGST का रेट दिया ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंट्रा स्टेट है, तो उस केस में हमें तो ये बात पता है ना कि CGST प्लस SGST इज इक्वल टू IGST। तो हम इस तरीके से इसको अज्यूम करके कर लेंगे क्वेश्चन को। फिर अब देखते हैं कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाले केस में क्या होता है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाले केस में ये मान लिया जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है और उस पर GST एप्लीकेबल होता है IGST। IGST जो चार्ज होता है इंपोर्ट्स पे, वो एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म पे होता है। मतलब कंज्यूमर जो रिसिपिएंट होता है वो पे कर रहा होता है टैक्स को, ना कि सप्लायर रिसिपिएंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहा है। गुड्स IGST ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इज चार्ज अंडर दी कस्टम। जो भी IGST इम्पोर्टेड गुड्स पे चार्ज होता है वो कस्टम एक्ट 1962 के अंदर होता है। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द GST। सेक्शन 9 में डिफाइंड है CGST एक्ट का। सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट में डिफाइन है कि कोई भी सप्लायर जो कि डील कर रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, वही लाइबल होते हैं टैक्स को पेमेंट करने के लिए, GST को। और इसका जो भी इस मैकेनिज़्म को कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म है वो डिफाइन है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 एंड 4 में। इसमें ये है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में ये होता है कि कंज्यूमर पे कर रहा है, रिसिपिएंट जो है वो पे कर रहा है टैक्स को, ना कि सेलर। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में गवर्नमेंट कैन स्पेसिफिकली नोटिफाई सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज वेयर द रेसिपिएंट हैज़ टू पे दिस टैक्स। गवर्नमेंट ने मतलब कुछ स्पेसिफिकली लिस्ट दी है कि इस केस में जो रेसिपिएंट है उनको टैक्स पे करना पड़ता है। फिर वहीं पे सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में इफ़ अ रजिस्टर्ड डीलर रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड। कोई भी रजिस्टर्ड डीलर है जो कि GST में मतलब रजिस्टर है और वो गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर रहा है फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड डीलर से, मतलब जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में पे करना होता है रिसिपिएंट को टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। कोई भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में डिफाइन है कि कोई भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे और भी जो अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उस पर, तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंडर टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। हमने समझ लिया कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म क्या होता है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम इन GST जो कि डिफाइन है अंडर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017। कॉम्पोजिशन स्कीम इन GST इसलिए लाया गया था ताकि हम GST रेट को रिड्यूस कर पाएँ उन लोगों के लिए जो कि स्मॉल टैक्स पेयर हैं, जिनका जो टर्नओवर है वो बहुत कम है और उनको ज़्यादा हाई रेट ऑफ GST ना देना पड़े, इसलिए ये ऑप्शनल है। मतलब अगर वो चाह रहे हैं कि नहीं नॉर्मल GST वाले केस, नॉर्मल जो GST है जो हाई रेट वाले हैं उनमें टैक्स को पे करना, तो वो उसमें भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि कोई भी जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है वो GST नहीं कलेक्ट कर सकता है। जैसे कि नॉर्मल केस में हम सप्लायर कर रहे होते हैं, वो ये काम नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं वो ले सकते हैं किसी अपने परचेजेस पर। उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है अंडर फॉर्म नंबर GSTR4 बिफोर द 18th डे ऑफ मंथली सक्सीडिंग द क्वार्टर। मतलब किसी भी क्वार्टर का जो भी 18th डे होगा, मंथ का जो फर्स्ट मंथ होगा क्वार्टर का, उसका 18th डे से पहले पहले पेमेंट करना ज़रूरी होता है। जो भी टैक्स पेमेंट होगा अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इन GST का, वो एज अ
परसेंटेज ऑफ देयर टर्नओवर होगा, ये नहीं कि अलग अलग जो भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनके बेसिस पे। अब देखते हैं कंडीशंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होती है कॉम्पोजिशन स्कीम की। तो किसी की जो टर्नओवर लिमिट है वो नॉर्मली जो जनरली जो होती है चीज़, उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है तो वो मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कम एलिजिबल हैं। अगर बात करें कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के, तो उनका जो है 75 लाख रुपीज़ है। मतलब ये जो 1.5 करोड़ है, 75 लाख रुपीज़ है, इनसे कम होना चाहिए, मतलब एक्सीड नहीं करना चाहिए ये। अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर कंपोजिशन स्कीम लिमिट। द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एलिजिबिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, एग्रीगेट टर्नओवर का जो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा था नॉर्मल केस में, सेम ही है। मतलब कोई भी इनको मतलब ऐड करने, एग्रीगेट टर्नओवर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम में भी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब ऑल टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐड करेंगे। फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई में अगर कोई, अगर ये स्मॉल, जो स्मॉल क्या स्मॉल बिजनेसेस हैं वो डील कर रहे हैं, स्मॉल सप्लायर्स जो हैं, तो वो अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज़ में डील कर रहे हैं तो वो भी हम ऐड करेंगे। फिर एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं वो कोई, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। और इंटर स्टेट सप्लाईज़ में भी अगर इंक्लूडेड है तो उसको भी ऐड करेंगे। और फिर जब जो भी एग्रीगेट टर्नओवर आएगा हम उसी को बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे होंगे जीएसटी। फिर देखते हैं इसमें जो पैन वाला रूल हमने पढ़ा था ऑलरेडी, कि अगर एक पैन की से ही कई सारे ब्रांचेज़ हैं तो उन सारे ब्रांचेज़ का जो भी ट्रांजैक्शन होगा हम उसको ऐड कर रहे होंगे। लेकिन इसमें से कुछ कुछ एक्सक्लूडेड है। अगर परचेज़ कोई हो रही है तो वो एक्सक्लूडेड है, एग्जेम्प्टेड है, और एग्रीगेट टर्नओवर में मतलब इंक्लूड नहीं होगा। और जीएसटी का जो अमाउंट ऑफ जीएसटी है, जैसे आईजीएसटी हो गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये भी इंक्लूडेड है। ये सेम ही है पहले जैसा हमने जो पढ़ा था, मैंने बस एक बार वो कर दिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं। और जैसे हमने पढ़ा ना, ये क्या कहते हैं, ये स्कीम जो पढ़ी थी कॉम्पोजिशन स्कीम, इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आने का बहुत हाई चांस है। अब हम देखते हैं कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। तो टैक्सेबल इवेंट एक कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ जब से मतलब जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 366, टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी इज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट आउट द कमोडिटीज़ विच हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी। तो अल्कोहल ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो कि क्रूड ऑयल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, फिर एटीएफ हो गया, ये सारे जीएसटी के अंडर नहीं आते हैं। ये इसमें मतलब जो भी और पहले से टैक्सेस चल रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे अभी भी मतलब टैक्स कलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। What are the terms used for the GST under the four GST legislation? Name CGST Act, SGST Act, UTGST Act, IGST Act. तो जो CGST एक्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होती है ऑन ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई वाले ट्रांजेक्शन्स में अप्लाई हो रहा होता है। SGST स्टेट गवर्नमेंट कर रही होती है, और इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन्स में इसको चार्ज किया जाता है। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, यूनियन टेरिटरी के बीच में मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस केस में होता है, और इसको चार्ज कर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे आईजीएसटी, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब जो कि दो स्टेट्स के बीच में हो रहे हैं, उस केस में आईजीएसटी चार्ज होता है। और इसको भी क्या कहते हैं, इस मतलब ये आईजीएसटी को हम डिवाइड कर रहे होते हैं बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो हम समझेंगे कि एनालाइज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ 9 सबसेक्शन 1, 9 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी। हम ये पढ़ा था कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म और क्या कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म वाला कॉन्सेप्ट, जो कि हमने ये देख लिया है ऑलरेडी। हाउ इट इज़ डिसाइडेड विद जी CGST एंड IGST इज़ लेवाइड। तो CGST और SGST UTGST लेवाई होता है ऑन इंट्रा स्टेट, और IGST इंटर स्टेट में होता है। गवर्नमेंट हम मेंशन कर देंगे कि कौन सी गवर्नमेंट
इसको रिसीव कर रही होती है। हु इज़ लाइबल फॉर दी जीएसटी? कोई भी सप्लायर जो कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहा है और वो टैक्सेबल है मतलब जीएसटी के अंडर, तो वो लाइबल है। और कोई भी मतलब रिसिपिएंट है जो कि वो लाइबल है, रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंडर, और वो किसी भी अनऑथराइज्ड अनरजिस्टर्ड डीलर से या सप्लायर से गुड्स को ले रहा है या कुछ भी, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स को पे कर रहा होगा। या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बाई एंड सेलिंग वाला बाई कर रहा है, तो उस टाइम पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स को पे कर रहा होगा। अब देखते हैं हु इज़ एलिजिबल पर्सन टू आउट फॉर द कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, ऑल्सो स्पेसिफाई द जीएसटी रेट अंडर द स्कीम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब जो थी वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए आई थी, ताकि उनका जो जीएसटी रेट डिक्रीज़ हो पाए। और उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है नॉर्मली 1.5 लाख रुपए 1.5 करोड़ रुपए है, और कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं उनके लिए 75 लाख रुपीज़ है। ये जो लिमिट है उसको, ये लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। जो जीएसटी रेट है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए वो 1% ऑफ टर्नओवर पे कैलकुलेट होता है, और रेस्टोरेंट वाले केस में 5% ऑफ टर्नओवर पे कैलकुलेट हो रहा होता है। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे डायरेक्टली बन जाते हैं। और अगर कोई अदर सर्विस प्रोवाइडर है तो उस पे 6% ऑफ टर्नओवर लगता है। अगर इंट्रा स्टेट वाले केस में हो रहा है तो 1%, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैं इंट्रा स्टेट वाले केस में, तो इन 1% का आधा आधा, आधा सीजीएसटी को जाएगा, आधा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को जाएगा, और ऐसे ही सारे केसेस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश, अ सप्लायर ऑफ गुड्स, pays GST under regular scheme and is not eligible for any threshold exemption, and he has made outward taxable supplies in the tax period. इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है 4,20,000 का, और इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है 6 लाख रुपीज़ का। तो जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है 4 लाख रुपीज़ का, तो उस पर CGST और SGST लगेगा। और क्योंकि मतलब इसमें, एक सेकेंड, इसमें मतलब क्या कहते हैं, टैक्स रेट अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, तो आप अपने आप से अज्यूम कर लो कि 18% IGS, 9% CGST और 9% SGST पे लगेगा, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है। वैसे इंटर स्टेट वाले केस में 9+9, हमने यहाँ पे 9% वाला इस रेट लगाया है, तो 9+9 करके 18% का रेट लगाएंगे हम, जो इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है 6 लाख रुपीज़ का, उस पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिधान ब्रदर्स, दिल्ली हैज़ इशूड इन्वॉइसेस। क्योंकि इसने इन्वॉइस को इशू किया है, तो ये ऑलरेडी मतलब हम ये डिफाइन है कि ये सप्लायर होगा। इसने मतलब इशू किया अगेंस्ट पद्मावती स्टोर्स इन दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली दिल्ली एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, तो इस पर CGST SGST लग रहा होगा। यहाँ पे टैक्स रेट्स वगैरह ऑलरेडी दिया हुआ है। और दिल्ली से मुंबई जो ट्रांजैक्शन हो रहा है 2 लाख रुपीज़ का, ये एक इंटर स्टेट वाले केस में आ जाएगा, तो इस पर 18% GST रेट लगेगा। वैसे ही बीबा फैशन जो कि पुणे में है, इस ये भी इंटर स्टेट वाला केस हो गया, तो इस पर IGST लग रहा होगा 18%। और चंडीगढ़ वाले केस में, एक सेकेंड, हाँ, ये सारे जो मतलब उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ये दिल्ली का केस हो गया, मुंबई का केस हो गया, पुणे का केस हो गया, और क्योंकि दिल्ली से चंडीगढ़ हो रहा है, तो इसमें IGST अप्लाई होगा, 18% कैलकुलेट होगा। तो ये जो टोटल टैक्स से लाइबिलिटी निकल जाएगी, CGST की 9,000, SGST की 9,000 और IGST की 1,80,000। हम लास्ट में इस तरीके से क्वेश्चंस में, जब क्वेश्चन इस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा, तो लास्ट में हम ऐड करके हमें बताना पड़ता है कि CGST SGST IGST का कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ। Next question. KMB Limited manufactured 2,000 numbers of product having accessible value of 800 rupees per piece, and KMB Limited sold 500 pieces in domestic tariff area. मतलब ये domestically intra-state transaction है, and balance 1,500 pieces were exported. If the rate of SGST and CGST is payable of 14%, ये ईच दिया है, मतलब ऐसा नहीं है SGST जो रेट लगेगा वो 14% लगेगा, CGST भी 14% होगा। 7 मत कर देना आप लोग। फिर कैलकुलेट GST ऑन आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ फॉलोइंग। तो पहला केस दिया हुआ है कि सप्लाई ऑफ 500 पीसेज इन DTA, तो उस केस में मतलब ये इंट्रा स्टेट वाला केस है, तो इंट्रा स्टेट वाले केस में देखेंगे कि
DTA का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। जो नंबर ऑफ़ पीसेस थे वो 500 थे और इसका जो प्राइस था वो पर पीस था वो 800 रुपीज़। तो हम इसको अगर इंटू कर देते हैं तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ़ सप्लाई निकल के आ जाता है, जो कि है 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ पे हमारा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 14% ऑफ SGST CGST लगेगा ईच, तो उस पे हम 4 लाख ऑफ 14% निकालेंगे तो 56,000, और ऐसे ही SGST वाले केस में होगा। लेकिन जो हमारा दूसरा केस दिया हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ 1500 पीसेस, तो इस पे जो टैक्स हो मतलब जीएसटी का जो रेट होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट पे हमारे जीएसटी के अंदर कोई भी क्या कहते हैं, नो टैक्स, जीरो रेट ऑफ सप्लाई के अंदर कंसिडर किया जाता है और इस पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। द एक्सपोर्टर कैन ऑल्सो क्लेम बैक द जीएसटी पेड ऑन, लेकिन जो एक्सपोर्टर होते हैं वो आईटीसी वगैरह क्लेम कर सकते हैं। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल एंड एसोसिएट्स a limited liability partnership has opted for the payment of tax under composition scheme during 2018 and 19। ये composition scheme का related न्यूमेरिकल है और एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो हमारा यूनिट 2 का पार्ट है उससे उसमें जितने भी चैप्टर वगैरह चैप्टर्स हैं सप्लाई से रिलेटेड, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, इन सब से हाई चांस है कि न्यूमेरिकल्स बने। और जो हमने अब इससे पहले वाली वीडियो में देखा था प्लेस ऑफ सप्लाई, उससे केस बेसिस क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। हाँ, तो इसमें ये जो कमल एंड एसोसिएट्स एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें कुछ दिया हुआ है, मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन कि वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 लाख रुपए की वो सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कर रहा है, सप्लाई ऑफ ट्रेडेड गुड्स 2 लाख रुपीज़ की कर रहा है, और सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 3 लाख रुपीज़ की, और सप्लाई ऑफ ट्रेडेड गुड्स 1 लाख रुपीज़ की। लेकिन इसके लिए जीएसटी रेट दिया गया है। तो आप इस जीएसटी रेट को नहीं देखोगे, क्योंकि ये जीएसटी रेट सिर्फ इसलिए दिया है कि हमें एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाएं। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम है फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ट्रेडेड गुड्स, हमने देखा था कि उस पे 1% टैक्स रेट लगेगा जो भी हमारा एग्रीगेट होगा। तो 1% 5 लाख का भी नहीं लगेगा। यहाँ पे सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 5 लाख रुपीज़ है, और फिर सी वाले पार्ट में भी है सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो हम इसको प्लस कर रहे होंगे। हम सॉल्यूशन को देखते हुए करते हैं, आपको शायद कम समझ में आ रहा होगा। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की हम टोटल वैल्यू निकालेंगे, जो कि ए में दिया था और सी में दिया है 5 लाख रुपीज़ प्लस 3 लाख रुपीज़। तो इसका जो भी निकल के आएगा, मतलब 8 लाख रुपीज़ का पे हम 1% लगाएंगे। और इन केस अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम 0.5% CGST पे लगाएंगे और 0.5% SGST पे लगाएंगे। तो इसका जो निकल के आएगा वो ये है, मतलब 8 लाख रुपये, 8 लाख इंटू 0.5% 4,000 रुपीज़, और ऐसे ही SGST वाले केस में भी। ट्रेडेड गुड्स के केस में भी 1% का टर्नओवर था। तो उस केस में क्या कहते हैं, उसमें क्वेश्चन में मेंशन था कि ट्रेडेड गुड बी वाले पार्ट में 2 लाख रुपीज़ है और ट्रेडेड गुड डी वाले पार्ट में 1 लाख रुपीज़ है। देखिए एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो रेट है वो नील है, और हम ऐसा देख के हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें शायद इस पे लगाना नहीं है, ये ज़ीरो रेट वाले केस, ज़ीरो रेट सप्लाई वाले केस में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पे हम लगाएंगे 1% का टैक्स रेट, जैसे कि यहाँ पे हाँ ट्रेडेड गुड्स का। तो जो 2 लाख रुपीज़ है उसको उसको बी वाले पार्ट को और डी वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो 3 लाख रुपीज़ आएगा, और 3 लाख रुपीज़ पे हम 1% चार्ज करेंगे अगर इंटर स्टेट वाला केस है। लेकिन यहाँ पे इंट्रा स्टेट वाला केस है तो हम 0.5% CGST पे लगाएंगे, 0.5% और SGST के लिए लगाएंगे। फिर एट लास्ट हम जो टोटल टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें दिखाएंगे क्वेश्चन में कि टोटल CGST कितना बन रहा है। तो टोटल CGST हमारा 5,500 रुपीज़ बन रहा है, और टोटल SGST हमारा 5,500 रुपीज़ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मिस्टर पोपल लाल ऑफ मुंबई हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 70 लाख रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर दिस हैज़ ऑप्टेड फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम एंड ही हैज़ रिपोर्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो सप्लाई ऑफ ट्रेडेड गुड्स कर रहे हैं फॉर रुपीज़ 2 लाख रुपीज़, एंड फिर ट्रेडेड गुड्स ही है रुपीज़ 7 लाख रुपीज़, और GST रेट दिया गया है। तो इसको आप इग्नोर करना, मतलब GST रेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन स्कीम में GST रेट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं और इनके कंपैरिजन में काफ़ी लो हैं।
तो इसमें हम 2 लाख और 7 लाख को ऐड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उस पे हम, अगर इंट्रा स्टेट वाला केस है तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, क्योंकि 1% ही लगा सकते हैं हम जीएसटी। तो 0.5% सीजीएसटी को जाएगा, 0.5% एसजीएसटी को जाएगा। तो टोटल जो भी निकल के आएगा वो 4500 रुपीज़ है और सीजीएसटी का, और 4500 रुपीज़ है एसजीएसटी का। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A supply is made by a taxable person that comprises four taxable supplies of goods and services. The individual rates of GST are the following. मतलब ये कैटेगरी ऑफ ये गुड्स दिया हुआ है, कैटेगरी ऑफ आइटम दिया है, मतलब गुड्स है 5%, रेट दिया गया है, सर्विस 12% दिया गया है, गुड्स 28%, सर्विस 18%. If the value of the package is 20,000 and you are required to determine the applicable rate and the total GST payable इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, तो उसमें हम ये देखेंगे जैसे मिक्स्ड सप्लाई वाले केस में। मिक्स सप्लाई वाले केस में हम देखते हैं कि अगर मान लो कि ये जो भी है ये एक ऐसा है कि मिक्स सप्लाई, मतलब इसका एक पैक है। मिक्स सप्लाई में ऐसा होता है ना कि हम जो भी रहता है उसको हम एक पैक में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम अलग अलग मिक्स सप्लाई में उन गुड्स को बेच सकते हैं। तो जब जीएसटी रेट देखना होता है तो इसमें से जो भी हाईएस्ट होता है जो उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे जो 28% है सबसे हाईएस्ट रेट है। तो मिक्स्ड सप्लाई वाले केस में 28% रुपीज़ होगा, और 28%, और जो 20,000 का 28% निकल के आएगा वो 5600 रुपीज़ आएगा। कंपोजिट सप्लाई मान लेते हैं कि जो ए है वो कंपोजिट सप्लाई वाले केस में मान लेते हैं जो ए है वो प्रिंसिपल सप्लाई है। तो हम इस जो 5% का प्रिंसिपल सप्लाई पे ही हम कंपोजिट सप्लाईज के मतलब जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो कंपोजिट सप्लाई में फर्स्ट वाले के सेकेंड वाले केस में प्रिंसिपल गुड है ए, तो 5% ऑफ जीएसटी का रेट लगेगा, और जो जीएसटी पेबल निकल के आएगा वो 1000 रुपीज़ आएगा। ऐसे ही सेकेंड वाले केस में देखेंगे कि जो बी वाला है मतलब सर्विस है उसको माना गया है कि प्रिंसिपल सप्लाई है, तो वहाँ पे 12% लगेगा। वैसे ही सी वाले केस में मान लिया गया कि सी प्रिंसिपल सप्लाई है तो 28% लगेगा। मतलब जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगा कंपोजिट सप्लाई के केस में तो वो क्या कहते हैं उस पे ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन मिक्स्ड सप्लाई वाले केस में जो हाईएस्ट रेट होगा उस पे होगा। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारे पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है। मिस Sunita Trading Company, an eligible registered dealer in goods making intra-state supplies with the state of Andhra Pradesh, and he has reported an aggregate turnover of this in the preceding financial year. तो डिटरमाइन वेदर दी कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन लेवाई। कंपोजिशन लेवाई के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है अगर इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकल के आता है तो हम देखेंगे जो आंध्र प्रदेश वाला केस है जिसमें इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है, उनका जो टर्नओवर है वो 125 लाख रुपीज़ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। एक सेकेंड, हाँ, तो हमें पूछा गया है कि क्या ये एलिजिबल हैं कॉम्पोजिशन लेवाई टैक्स के अंडर। तो हाँ वो एलिजिबल हैं, क्योंकि जो इनका थ्रेशोल्ड है आंध्र प्रदेश के लिए, जो थ्रेशोल्ड है 150 लाख रुपीज़ की, मतलब 1.5 करोड़ रुपए का, उन इस थ्रेशोल्ड से उनका टर्नओवर कम है। वैसे ही इंट्रा स्टेट सप्लाई के अगर केस में देखा जाए जम्मू कश्मीर में, तो जो थ्रेशोल्ड जम्मू कश्मीर का थ्रेशोल्ड है भी 1.5 करोड़ है, और इसमें जो टर्नओवर दिया गया है वो 125 लाख रुपए है, जो कि क्या कहते हैं 1 लाख 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, मतलब 125 लाख रुपीज़ कम है। जो भी मतलब थ्रेशोल्ड है उसको पार नहीं किया गया, एक्सीड नहीं किया, तो इसलिए वो भी एलिजिबल है। ऐसे ही आसाम वाले केस में क्योंकि स्पेशल स्टेट्स कैटेगरी में आ जाता है तो इनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 75 लाख रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे 125 लाख रुपीज़ मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, जो कि 75 लाख रुपीज़ को एक्सीड कर दे रहा है, तो ये नॉट एलिजिबल है। अरुणाचल प्रदेश वाले केस में भी 75 लाख रुपीज़ का है, क्योंकि ये भी एक स्पेशल स्टेट्स है। तो क्योंकि 125 लाख रुपीज़ ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है 75 लाख रुपीज़ को, तो ये भी नॉट एलिजिबल हो जाता है।
तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस चैप्टर। अब इसको हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है, और इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, चाहे वो केस बेसिस क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू like my videos and subscribe my channel. Thank you.